हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज सनत एंड वेलकम टू लर्न विद सनत। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ स्टोरी और पोएम के नैरेटिव टेक्निक्स के बारे में और उनके टोन्स के बारे में, ताकि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टोरी हमारे सामने है, उसका नाम है अ लेटर टू गॉड। देखो, इसमें जो नैरेटिव टेक्निक यूज हुआ है वो है थर्ड पर्सन ऑमनिसेंट। इसका मतलब ये होता है कि जो नैरेटर है उसे सारे कैरेक्टर्स और थॉट के बारे में पहले से पता है, उनके इमोशंस के बारे में भी पहले से जानता है। जैसे स्टोरी में नैरेटर हमें लेंचो की अनब्रेकेबल फेथ, पोस्टमास्टर की प्लानिंग और दूसरे इवेंट्स के बारे में बताता है। यह नरेशन एक भी कैरेक्टर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि हर चीज़ नैरेटर को पता होती है, इसलिए ये थर्ड पर्सन ऑमनिसेंट है। द नेक्स्ट वी हैव इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। देखो, इसमें जो नैरेटिव टेक्निक यूज हुआ है उसका नाम है फर्स्ट पर्सन ऑटोबायोग्राफिकल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कहानी लिखने वाला खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता है और आई का यूज करता है। एग्जाम्पल, नेल्सन मंडेला अपनी जर्नी, स्ट्रगल्स और अचीवमेंट्स अपनी ही नज़र से बताते हैं। पूरे टेक्स्ट में मंडेला की पर्सपेक्टिव भी दिखती है, इसलिए ये फर्स्ट पर्सन ऑटोबायोग्राफिकल नरेशन है। द नेक्स्ट वी हैव इज हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसमें जो नैरेटिव टेक्निक यूज हुआ है उसका नाम है थर्ड पर्सन लिमिटेड। इसका मतलब होता है कि स्टोरी एक आउटसाइडर बता रहा है। थर्ड पर्सन मतलब जो उस पार्टी के लिए थर्ड पर्सन है, ठीक है, जो एक आउटसाइडर है, पर सिर्फ एक कैरेक्टर्स के थॉट्स और इमोशंस दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल, यह कहानी एक यंग सीगल के फियर और हंगर को दिखाती है, लेकिन दूसरे सीगल्स क्या सोच रहे हैं ये नैरेटर नहीं बताता है। नरेशन सिर्फ एक कैरेक्टर तक लिमिटेड है, इसलिए थर्ड पर्सन लिमिटेड है। द नेक्स्ट वी हैव इज ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन का जो नैरेटिव टेक्निक है वो है फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। इसका मतलब होता है कहानी एक कैरेक्टर की नज़र से आई का यूज करके बताया गया है। एग्जाम्पल, पायलट अपनी फ्लाइट और स्टॉर्म के बीच एक मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन का एक्सपीरियंस बताता है। हम सिर्फ उसके थॉट्स और एक्सपीरियंस देखते हैं, किसी और के नहीं। ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है। द नेक्स्ट वी हैव इज फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसमें जो नैरेटिव टेक्निक यूज किया गया उसका नाम है फर्स्ट पर्सन डायरी फॉर्मेट। इसका मतलब क्या हो गया? कहानी डायरी के रूप में लिखी गई है, जिसमें राइटर के पर्सनल थॉट्स और इमोशंस होते हैं। एग्जाम्पल, एनी फ्रैंक अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस, फियर और रिफ्लेक्शंस अपनी डायरी में लिखती है। पूरा नरेशन उसके पर्सनल पर्सपेक्टिव से है, इसलिए ये फर्स्ट पर्सन डायरी फॉर्मेट है। द नेक्स्ट वी हैव इज ग्लिम्स ऑफ इंडिया, और पहला स्टोरी उसका है वो है अ बेकर फ्रॉम गोवा। इसमें जो नैरेटिव टेक्निक यूज किया गया उसका नाम है फर्स्ट पर्सन नॉस्टैल्जिक। इसका मतलब ये होता है कि नैरेटर अपनी पुरानी यादों को याद करता है और उन्हें शेयर करता है। एग्जाम्पल, नैरेटर अपने बचपन की यादों को याद करता है जब गोवा में बेकर्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती थी। क्योंकि नरेशन पास्ट मेमोरीज पर बेस्ड है, इसलिए ये फर्स्ट पर्सन नॉस्टैल्जिक है। द नेक्स्ट वी हैव इज कुर्ग का जो नैरेटिव टेक्निक है वो है डिस्क्रिप्टिव नरेशन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि कहानी किसी प्लेस, कल्चर या ट्रेडिशन को डिटेल में डिस्क्राइब करती है। एग्जाम्पल, कुर्ग का वेदर, ज्योग्राफी, लोगों की लाइफस्टाइल और हिस्ट्री का डिटेल डिस्क्रिप्शन इसमें दिया गया है। ये एक स्टोरी की तरह नहीं, बल्कि एक इंफॉर्मेटिव डिस्क्रिप्शन की तरह लिखी गई है, इसलिए ये डिस्क्रिप्टिव नरेशन है। द नेक्स्ट वी हैव इज अ टी फ्रॉम असम। तो इसका जो नैरेटिव टेक्निक है वो है डायलॉग ड्रिवन नैरेटिव। इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है कहानी ज़्यादातर डायलॉग्स के थ्रू बताई जाती है। मतलब अपने स्टोरी में देखा कि राजवीर और प्रांजोल की कन्वर्सेशन के थ्रू असम की टी प्लांटेशन और उनकी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। क्योंकि स्टोरी का ज़्यादा हिस्सा डायलॉग से चलता है, ये डायलॉग ड्रिवन नैरेटिव है। द नेक्स्ट वे इज मैडम राइड्स द बस। इसका जो नैरेटिव टेक्निक है वो है थर्ड पर्सन लिमिटेड। इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है कि नरेशन एक आउटसाइडर्स कर रहा है, पर सिर्फ एक कैरेक्टर के थॉट्स दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल, कहानी वाली के पर्सपेक्टिव से दिखाई गई है, पर हम दूसरे पैसेंजर्स के थॉट्स नहीं जानते, इसलिए ये थर्ड पर्सन लिमिटेड नरेशन है। द नेक्स्ट वेब इज द सरमन एट बनारस। इसमें जो नैरेटिव टेक्निक यूज किया गया है वो है थर्ड पर्सन हिस्टोरिकल नैरेटिव। इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है कि जो रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स को स्टोरी टेलिंग स्टाइल में दिखाया जाता है। एग्जाम्पल, ये जो कहानी है वो गौतम बुद्ध की टीचिंग्स और किसा गोटामी की कहानी बताती है, जो हिस्ट्री का एक पार्ट है। ये थर्ड पर्सन हिस्टोरिकल नैरेटिव है। द नेक्स्ट वी हैव इज द प्रपोजल। प्रपोजल का जो नैरेटिव टेक्निक है वो है वन एक्ट प्ले, डायलॉग बेस्ड, ठीक है। इसका मतलब होता है कहानी एक ड्रामा के फॉर्म में डायलॉग्स के जरिए चलती है, बिना किसी एक्स्ट्रा नरेशन के। एग्जाम्पल, लोमोव, नतालिया और चुबुकॉव सिर्फ डायलॉग्स के माध्यम से स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए ये वन एक्ट प्ले है।
तो चलिए अब पोएम की तरफ बढ़ते हैं। जो सबसे पहला हमारा पोएम है उसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसमें जो नैरेटिव टेक्निक यूज किया गया है वो है कंसाइज इमेजिनरी। इसका मतलब क्या होता है? देखो, ये टेक्निक शॉर्ट और पावरफुल इमेजरी का यूज करती है जो एक डीप इम्पैक्ट को डालती है। एग्जाम्पल, एक छोटी सी इमेजरी, क्रो के सेक करने से स्नो गिर जाता है और पोएट का मूड चेंज हो जाता है। ये एक इमेजिनेशन ही है, ठीक है। द नेक्स्ट वी हैव इज फायर एंड आइस। इसमें जो नैरेटिव टेक्निक यूज किया गया है वो है सिंबॉलिक लैंग्वेज। इसका मतलब भी होता है कि इस टेक्निक में ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स एक डीपर मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल, फायर डिजायर को, आइस हैट्रेड का सिंबल है जो इमोशंस के डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट को दिखाता है। द नेक्स्ट वी हैव इज अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। इसमें जो नैरेटिव टेक्निक यूज किया गया है वो है कॉन्ट्रास्टिंग इमेजरी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये टेक्निक दो अपोजिट इमेजेस क्रिएट करती है जो एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। एग्जाम्पल, एक टाइगर, एक फ्री टाइगर और एक केज टाइगर का कॉन्ट्रास्ट, उसके बारे में क्या कर रहा है? ये एक अपोजिट इमेज है, दो जगह टाइगर है लेकिन एक फ्री है और एक जंगल में है, जिसमें से एक की फ्रीडम को दिखाया जाता है और एक की कैप्टिविटी को, उसके सोरोनेस को दिखाया जाता है। द नेक्स्ट वेब इज हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलिन वेल्स। इसमें जो नैरेटिव टेक्निक यूज किया गया है वो है ह्यूमरस डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब हम फनी एग्जैगरेशंस, फनी वर्ड्स, टर्म्स को यूज करते हैं और थोड़ा प्लेफुल टोन को यूज करते हैं। एग्जाम्पल, अगर लायन तुम्हें खा जाए तो समझ लो कि वो लायन है। मतलब ये तो फनी है ना भाई, खा लेगा तो कैसे पता चलेगा हमें। द नेक्स्ट वेब इज द बॉल पोएम। इसमें जो नैरेटिव टेक्निक यूज किया गया हुआ है वो है सिंपल नैरेटिव। इसका मतलब क्या होता है? देखो, इस टेक्निक में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और रिलेटेबल स्टोरी बताई जाती है जो एक डीपर मीनिंग होल्ड करती है। एग्जाम्पल, एक लड़का अपना बॉल खो देता है जो एक डीपर मीनिंग दिखाता है, लॉस और मैच्योरिटी को। द नेक्स्ट वेब इज अमेंडा बाय रॉबिन क्लेन। इसमें जो नैरेटिव टेक्निक यूज किया गया वो है अल्टरनेटिंग डायलॉग। इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब ये होता है कि इस टेक्निक में अलग अलग व्यू पॉइंट स्विच हो रहे हैं। एग्जाम्पल, पोएम में आपने देखा होगा कि अमेंडा भी सोच रही है और उसकी मम्मी भी उसके साथ साथ में क्या हो रही है, उसको स्कॉल्ड कर रही है। तो ये अलग अलग व्यू पॉइंट उसमें लगातार दिखाए जा रहे हैं। अब हमारा जो अगला चैप्टर है उसका नाम है द ट्रीज बाय एड्रियन रिच। इसमें जो नैरेटिव टेक्निक यूज किया गया हुआ उसका नाम है पर्सनिफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है? देखो, पर्सनिफिकेशन एक टेक्निक है जिसमें हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स या नेचर को ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं जिससे उनका एक इमोशनल और सिंबॉलिक मीनिंग क्रिएट होता है। एग्जाम्पल, पोएम में ट्रीज को इंसान की तरह दिखाया गया है जैसे वो अपनी कैप्टिविटी तोड़कर आज़ादी की तरफ भाग रहे हैं। लाइंस जैसे द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट ये दिखाती है कि ट्रीज सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक इमोशनल स्ट्रगल का रिप्रेजेंटेशन है। ये पर्सनिफिकेशन का एक पावरफुल यूज है। द नेक्स्ट वी हैव इज फॉग बाय कार्ल सैंडबर्ग। इसमें जो नैरेटिव टेक्निक यूज किया गया हुआ है उसका नाम है मेटाफर। इसका मतलब क्या होता है? देखो, मेटाफर एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है जो एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की सिमिलर क्वालिटी से रिप्रेजेंट करता है बिना लाइक या एज यूज किए। एग्जाम्पल, पोएम में फॉग एक कैट से कंपेयर किया गया है जो साइलेंटली आता है और बिना कोई साउंड किए चला जाता है। लाइन द फॉग कम्स ऑन ए लिटिल कैट फिट ये दिखाती है कि फॉग एक स्मूथ और मिस्टीरियस वे में मूव करता है, बिल्कुल एक कैट की तरह। ये मेटाफर का एक आर्टिस्टिक और इफेक्टिव यूज है। तो ये था नैरेटिव टेक्निक और टोन जो स्टोरी पोएम में यूज हुआ है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और लर्न विद सनत को फॉलो करें ताकि ऐसे हेल्पफुल नोट्स आपको और मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।